ज़ीरो। तो अगर एक्स ऑफ टी को हम देख लें तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आप इस सिग्नल को देख लें, एक्स ऑफ टी इज़ कंसिडर्ड एज लेट्स से ए वन ई रेस टू द पावर एस वन टी। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। तो अगर एस वन की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वन प्लस एस वन की जगह मैं क्या लूँ यहाँ पे से, सिग्मा वन प्लस क्या था, ए ओमेगा वन। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करके देखें, आपके पास बनता है ई रेस टू द पावर सिग्मा वन टी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर चल रही है। ए पीरियोडिक है ना। ठीक है। हाँ तो इसको अब, नहीं वो तो सही है ना, तो अब इस इक्वेशन को देख लेना, एक्स वन ऑफ टी इज ए वन ई रेस टू द पावर सिग्मा वन टी ई रेस पावर जे ओमेगा वन टी। अब ए वन तो इसमें कांस्टेंट है, जो दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल का ई रेस टू पावर जे ओमेगा वन टी, इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक। अब अगर आप इस सिग्नल को देखें, ई रेस टू पावर सिग्मा वन टी, वेयर सिग्मा वन इज एनी रियल नंबर, अगर ये ज़ीरो नहीं है, कोई ज़ीरो वैल्यू इसकी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो फिर ये जो रिजल्टेंट है इट इज़ आइदर अ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। मीन्स कि आपके पास ये जो पार्ट है ए पीरियोडिक सिग्नल है, जबकि ये जो दूसरा पार्ट है इट इज़ पीरियोडिक। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास ए पीरियोडिक आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिग्मा वन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो स्ट्रेट अवे ए वन कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ पावर ज़ीरो वन आएगा, एंड देन ई रेज़ पावर जे ओमेगा वन टी, सो दिस विल रिजल्ट इन अ पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन अगर आप सिग्मा वन को ज़ीरो नहीं लेते, देन वी से इट इज़ ए पीरियोडिक। तो फोरियर सीरीज के लिए वी से द इनपुट सिग्नल मस्ट बी अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है। तो उसको मैं इस श्योरिटी के लिए कि इट शुड बी पीरियोडिक, सो फॉर दैट रीज़न वी से सिग्मा के इक्वल्स टू ज़ीरो। ऊपर जनरल फॉर्म हमने लिखी थी, ये जो स्टेटमेंट थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के ए केज ई रेस पावर एस के टी। अब एस के तो कोई भी जनरलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म एज सिग्मा के प्लस जे ओमेगा के। तो यहाँ पे हम एजम्पशन लेते हैं कि सिग्मा के इक्वल्स टू ज़ीरो, देन वी से इट इज़ पीरियोडिक। अगर हम सिग्मा के ज़ीरो नहीं लेंगे देन द रिजल्टेंट सिग्नल विल बी aperiodic, and we say Fourier series is defined only for the periodic signals. Clear? You are left with e raised power j omega kt. Now again we say that omega k, omega naught, omega 1, omega 2, omega 3 up to omega infinity, तो कोई भी frequencies हो सकती हैं। अब ये frequencies अगर एक दूसरे के integer multiples of fundamental हैं, so for that we say omega k equals to k omega naught, then we say they are harmonically related. तो यहीं पे ये बात थी, एंड ऑल्सो इफ वी से दैट ओमेगा के इक्वल्स टू के ओमेगा नॉट, then the input can be written in this form, and we call this representation as the Fourier series representation of the periodic signal x of
t, where k represents the harmonic component और ak represents the Fourier series coefficients. ठीक है, omega naught represents fundamental frequency, k times omega naught represents harmonics. ठीक है, where k omega naught represents the integer multiples of frequency, fundamental frequency known as the harmonics. Clear? x2 is a signal with a frequency pi by 2, x3 is a signal with a frequency pi, x4 is a signal with a frequency 3 pi by 2, and x5 is a signal with a frequency 2 pi. इनको नाम दिया फिगर 1. फिर प्रोसीजर सबका सेम है प्लॉट करने का, सब प्लॉट 511 tx1 tx2 प्लॉट tx3 अप टू दिस वन. अब अगर सर जी सर ये आप लैब करा रहे हैं? लैब भी सा है, बेसिकली लैब ही है, लेकिन ये इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है जो अभी करना है. ओके सर. ठीक है, दोनों हैं. तो ये तो लैब की सबमिशन आप बाद में करेंगे, आपको बता दूंगा किस फॉर्मेट में, जैसे पहले की थी. यहाँ पे इसको एज अ थ्योरेटिकली समझ लें पहले. फिगर्स हैं इसमें तो फिर वो समझना आसान होगा फिगर्स के थ्रू. ओके सर. ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 सिग्नल्स को प्लॉट कर रहे हैं विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है. सबसे पहले फ्रिक्वेंसी 0 है. सर जी, सर थोड़ा जूम करते हैं. जूम कैसे करें? साइज बड़ा करें सर. आप मोबाइल पे देख रहे हैं? पहले कैसे किया था? व्यू में सर, इधर नहीं. किधर? व्यू में? यस सर. फिर frequency x2 is a signal with a frequency pi by 2, x3 is a signal with a frequency pi, x4 is a signal with a frequency 3 pi by 2, x5 is a signal with a frequency 2 pi. अब अगर आप मुझे ये बता दें कि इसमें रेट ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? व्हाट इज रेट ऑफ ऑसिलेशन? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा होगा. तो इन 5 सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? जी नहीं, 2 पाई टी के बाद कोई नहीं है. 2 पाई के सर. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस सिग्नल की है? 2 पाई की. अगर आप इसकी ग्राफिकल व्यू देख लें, अब ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा कि इसमें फिगर ज़्यादा है कि पेज पे, लेकिन जो सबसे पहला सिग्नल है दैट इज़ कांस्टेंट बिकॉज कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम टी. ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है पाई बाई 2, फिर आपके पास सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पाई है थर्ड केस में, fourth case में it is 3 pi by 2, and in the last case we say it is 2 pi. फिगर थोड़ी बहुत क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है. ठीक है, अब ये तो कॉन्टीन्यूस टाइम मीन्स कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को जितना ज़्यादा करेंगे आपका रेट ऑफ ऑसिलेशन उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, जबकि आपके पास डिस्क्रीट में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है. अब डिस्क्रीट में भी मैं यही काम करूँगा. तो डिस्क्रीट के लिए मुझे क्या चेंजेस करनी है? टी की जगह आई कंसिडर इट एज एन कोई फर्क पड़ेगा फिगर पे कि नहीं? हम्म,
क्या फ़र्क पड़ेगा अदर देन डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस? सिर्फ ये आएगा कि पहले कॉन्टीन्यूस फिगर थी, अब सैंपल्स होंगे। परफेक्ट कॉस्ट तो आ ही जाएगा, तो इतना इशू नहीं है। ठीक है। जी सर अभी इनिशियल टी की लिखे फिगर हुए दी हैं है। उसमें, जी कोड में अभी टी है सर, उसको एन करें। कोड में एन कर दिया, इसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा है। फिर मैं इसका इंक्रीमेंट ख़त्म कर दूं तो मेरे पास सिर्फ सर 11 ये सैंपल। स्टेम प्लॉट में भी जो है ना सारी जगहों पर टी टी। और डायरेक्ट शिफ्ट प्लस इंटर किया करें तो वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या शिफ्ट प्लस? हाँ वो शुरू में करना पड़ता है, अभी आपने चेंज कर दी है, अभी वो अकेला अकेला ही करना पड़ेगा चेंज। मैं ज़रा पुराने ज़माने का हूँ, थोड़ा सा नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा कर दें so that it becomes more clear. अभी फिगर्स तो आपके सामने है, लेकिन कुछ इतनी क्लियर नहीं होंगी कि एक पेज पे ज़्यादा फिगर्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, फिगर 1 सब प्लॉट 311 312 313, then I go for figure 2। फिगर 2 में फिर मेरे पास सिर्फ दो फिगर्स आएंगी, फिगर 2 1 1 2 1 2 so 312 313, then 211 311 312 313। एक दो तीन। इसको अगर आप देख लें अभी फिगर 1 में, अब थोड़ा सा क्लियर है पहले से? यस सर। तो इसके थोड़े से नंबर ऑफ सैंपल्स और ज़्यादा कर दें, लेट्स से मेक इट 20 20। अब अगर आप पहली तीन फिगर्स देखें, ये कौन सा सिग्नल है विद फ्रीक्वेंसी? अब इसमें अगर आप टाइटल दें तो फिर और कोड क्लियर हो जाएगा, बट शॉर्टली यहाँ पे देख लें। ये सिग्नल है विद फ्रीक्वेंसी कॉज 0, ठीक है, कॉज 0 n। दूसरा जो सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी है कॉस पाई बाय 2n। थर्ड सिग्नल है कॉस पाई, ठीक। और जो दूसरी फिगर में आपके पास दो फिगर्स हैं, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है कॉस 3 पाई बाय 2n, और इसकी अगेन फ्रीक्वेंसी है 2 पाई।
अगर इन दोनों फिगर्स को मैं करीब कर लूं लाइक दिस, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या रेट ऑफ ऑसिलेशन किस सिग्नल का है? फर्स्ट और लास्ट का सर। जी, कोई और आंसर देना चाहे? इन 5 फिगर्स में से रेट ऑफ ऑसिलेशन किस सिग्नल का सबसे ज़्यादा है? थर्ड वाले में सर। फर्स्ट का रेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है? क्या जी? उसमें तो सर ऑसिलेशन नहीं हो रही, वो तो कांस्टेंट जा रहे हैं। पहला सिग्नल आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरे सिग्नल में रेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, या से टाइम पीरियड क्या है दूसरे सिग्नल में? या आप फिगर से भी देख के बता सकते हैं। जो वैल्यू 0 पे, फिर 1 पे, 0 पे वैल्यू 1 है, फिर 1 पे वैल्यू 0 है, फिर 2 पे वैल्यू -1 है, फिर 3 पे वैल्यू 0 है, फिर दोबारा 4 पे वैल्यू 1 है। तो दूसरे सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू 4, या फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई बाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट के, 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट लिया पाई बाय 2, ठीक है। सो दैट रिजल्ट्स इन 4। थर्ड सिग्नल में कैपिटल N की क्या वैल्यू आती है फंडामेंटल पीरियड? जी, थर्ड सिग्नल में अगर आप फार्मूले से फाइंड करें तब भी 2 आएगा, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली भी देखें कि जो वैल्यू 0 पे 1 है, फिर +1 पे 1 है, -1 है, फिर 2 पे 1 है, मींस के इवन मल्टीपल्स n की इवन वैल्यूज पे 1 वैल्यू है और ऑड वैल्यूज पे -1 है एम्पलीट्यूड। सो फ्रॉम दिस फिगर वी से यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड क्या है, दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर आप फोर्थ फिगर में आ जाए तो वहाँ पे फिर अगेन आपके पास सैम्पलिंग पीरियड जो है दैट इज इक्वल टू 4 सैम्पल्स, ठीक। और अगर फ्रीक्वेंसी 2 पाई हो तो अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट सिग्नल। तो अगर आप पहला सिग्नल देखें और आखिरी सिग्नल देखें, दे आर सेम, ठीक। क्यों? कि इनकी फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है और आखिरी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 2 पाई है, ठीक। तो शायद ये काम हम पहले कर चुके हैं, बता चुका हूँ। तो यहाँ पे किसकी रेट ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा किसका है इन 5 फिगर्स में? सर फिगर 3 का, वो थर्ड वाले। थर्ड सिग्नल का, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या थी थर्ड सिग्नल की? पाई सर। पाई। तो इन 5 फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? पाई ही होगी सर। तो इन केस ऑफ डिस्क्रीट अगर आप इन 5 सिग्नल्स को देखते हैं तो इसमें हम कंक्लूड करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बाय बुक, तो अगर आप वैल्यू के साथ जाएं तो 2 पाई होनी चाहिए, लेकिन इन फिगर्स में क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पाई, बिकॉज रेट ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम फॉर ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। इसी में मैं अगर एक और सिग्नल प्लॉट कर दूं, जी ये फर्क है ना। हम्म, नहीं फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट सिग्नल की क्या फ्रीक्वेंसी होती है? हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? डीसी सिग्नल कहते हैं। तो डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड इनफाइनाइट है कांस्टेंट सिग्नल का कॉन्टिन्यूस के केस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस के केस में
जो सिग्नल है आपके पास सर लेकिन कभी कभी तो हमारे साथ ऐसे भी होता है ना कि जो जीरो फ्रीक्वेंसी होती है वो सम ऑफ ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, मतलब वो ऐसा नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। कभी कभी वैसे भी हो सकती है कि सम ऑफ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास डीसी फ्रीक्वेंसी है। वो तो स्पेशल केस में हो सकता है, लेकिन जनरली आप यही कहते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या है, ज़ीरो है इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने सिग्नल यहाँ पे लिखे फिगर 3 के नाम से x6 विच इज़ कॉज ऑफ 3 पाई n एंड स्टेम n x6। ठीक है। फिगर 3 में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, cos 3 पाई मिलेगा। अब cos 3 पाई और अगर आप cos पाई का सिग्नल देख रहे हैं, दे आर सेम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या है इन सिग्नल्स की। cos pi and cos 3 pi they are same। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है आपकी, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है न सिर्फ वो टाइम में रिपीट हो रहा है विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ सैंपल्स, बट इट आल्सो रिपीट्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिपीटिशन है उसका पीरियड क्या है, दैट इज 2 पाई। क्लियर। जबकि कॉन्टिन्यूस टाइम में अगर आप फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। मींस इस केस में जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल था सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से सिग्नल की है, 2 पाई की। जबकि यही काम अगर आप डिस्क्रीट में देखते हैं तो डिस्क्रीट में आपके पास जो सिग्नल है दैट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 पाई। ये बात कुछ क्लियर हुई है कि नहीं? डिस्क्रीट के केस में नो सर, देखिए दोबारा डिस्क्रीट में आपके पास कांस्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, से cos 0। तो cos 0 में फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो है इसके, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने सैंपल्स के बाद रिपीट हो रहा है ये सिग्नल हर सैंपल के बाद रिपीट होता है। तो कॉन्टीन्यूस के केस में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो भी है तो उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स, कैपिटल N इक्वल्स टू 1 which represents a constant signal in discrete case, कि हर पॉइंट पे आपको वही वैल्यू मिलेगी। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएं तो रेट ऑफ ऑसिलेशन को इंक्रीज होना चाहिए, जो कि इन 5 फिगर्स में कहते हैं कि दूसरी फिगर में फ्रीक्वेंसी क्या है, पाई बाय 2। तो रेट ऑफ ऑसिलेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है, उसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास बनता है n इज इक्वल टू 4। जबकि थर्ड केस में हमने फ्रीक्वेंसी क्या ली है, n ओमेगा इज इक्वल टू पाई। तो ओमेगा अगर पाई हो तो आपके पास फंडामेंटल पीरियड n इज इक्वल टू 2 है। मींस रेट ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम एट ओमेगा इज इक्वल टू पाई। अगर आप फोर्थ फिगर देखें तो फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज हुई है विच वैल्यू इज 3 बाई 2, लेकिन टाइम पीरियड इसमें क्या बन रहा है, फंडामेंटल पीरियड n इक्वल्स टू 4। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 2 पाई, तो यहाँ पे फिर इट रिजल्ट्स है ना कांस्टेंट सिग्नल। सो वी से n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो आपको सिग्नल ओमेगा इज इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है वही सेम सिग्नल आपको फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई पे मिल रहा है। इस तरह अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखें पाई, तो इसके लिए मैंने तीसरी फिगर ली है cos ऑफ 3 पाई n। तो अगर उसको प्लॉट किया तो दैट रिजल्ट्स अगेन इन द same signal as omega is equal to pi, that it repeats after every 2 samples। अब डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में यही फर्क है कि कॉन्टिन्यूस में जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में से फिल्टर्स की बात करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास स्पेक्ट्रम है that is defined for the all values of omega, means omega is between
minus infinity and plus infinity, or simply we say frequency ranges from 0 to infinity. जबकि discrete के केस में सारा spectrum defined नहीं है, it is only defined for a period of 2 pi. ठीक है, from 0 to 2 pi, or we generally say from minus pi to plus pi. क्यों कि discrete के केस में signal with a frequency 0 and 2 pi, या अगर आप frequency further change कर दें 4 pi 6 pi, or we say even multiples of pi, then the resultant signals are similar. तो discrete के केस में we say frequencies omega equal to 0, 2 pi, 4 pi, or we say even multiples of pi, they are same frequency signals. Similarly for omega is equal to pi, जिसमें rate of oscillation सबसे ज़्यादा है, so we say this represents the highest frequency. Pi is the highest frequency, 3 pi is also highest frequency, and similarly odd multiples of pi. तो शॉर्टली इस लैब में पर्पस क्या था, सिर्फ ये समझाना कि कॉन्टीन्यूस के केस में अगर आप फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करते जाएंगे तो रेट ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होता जाएगा, जबकि डिस्क्रीट के केस में अगर आपसे 0 से स्टार्ट करें तो पाई तक रेट ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा. अगर आप फ्रिक्वेंसी पाई से ज़्यादा करेंगे देन द रेट ऑफ ऑसिलेशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड अप टू 2 पाई अगेन इट विल बी अ कांस्टेंट सिग्नल. अब 2 पाई से फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा करें तो 3 पाई तक इसका रेट ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, 3 पाई पे रेट ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा. अगेन इफ़ इट इंक्रीजेज अप टू से 4 पाई तो रेट ऑफ ऑसिलेशन और कम होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई पे अगेन यू विल गेट अ कांस्टेंट सिग्नल. So shortly we say discrete time signal in frequency domain and continuous time signal in frequency domain, उनमें एक मेजर डिफरेंस है. जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इज डिफाइंड फ्रॉम से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जबकि डिस्क्रीट के केस में जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर वन पीरियड फ्रॉम 0 टू 2 पाई और फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में जो फोरियर frequency domain है discrete में, in that case we say it repeats after every 2 pi. तो discrete में आप जब भी फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे, फोरियर सीरीज को यूज़ करेंगे, तो we only consider a period of 2 pi interval in frequency domain. और यही एक मेन डिफरेंस है बिटवीन डिजिटल सिस्टम्स एंड कॉन्टीन्यूस सिस्टम्स या एनालॉग सिस्टम्स. कि एनालॉग सिस्टम्स में आपको कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंज डिफाइन करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वेयर इन केस ऑफ डिजिटल सिस्टम आपके पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम डिफाइन होता है विद इन द इंटरवल ऑफ 2 पाई लेंथ. अब यही चीज़ फिर उसमें इस बात की समझ नहीं आई, चलें इसको देख लेते हैं. इधर लेक्चर थ्योरी में लिखा हुआ है, शायद वहाँ से समझ आ जाए. लेक्चर नंबर 14 है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है चैप्टर नंबर, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में थी, दैट इज 1.33 पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स. अब यहाँ पे ज़रा सा इसको समझ लें. Where we say there are many similarities between continuous time and discrete time signals, there are also a number of important differences. Our differences कौन से दो signals में है? e raised to the power j omega naught n and e raised to the power j omega naught t. अब दो differences क्या हैं? पहला difference अभी जो हमने discuss किया, that is the larger the magnitude of omega naught, the higher is the rate of oscillation in the signal. In which signal? In continuous time exponential. जबकि discrete में अभी हमने ये चीज़ देखी है कि अगर आप magnitude of omega naught को increase भी करें तो rate of oscillation एक
ओमेगा इज इक्वल टू पाई तक इंक्रीज होगा, उसके बाद दोबारा डिक्रीज होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, ई रेस पर जे ओमेगा नॉट टी इज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, अब how we say this thing, in this section we describe the discrete time versions of both of these properties. As we see that there are definite differences between each of these and its continuous time counterpart, means e raised power j omega naught n and e raised to the power j omega naught t, or more generally we say cos of omega naught n and cos of omega naught t. अब डिफरेंस क्या है, पहला कि आप दो सिग्नल्स लें, discrete time signal, complex exponential signal with a frequency omega naught and with a frequency omega naught plus 2 pi discrete के केस में, तो ये आपको क्या मिलेगा, we say e raised power j omega naught plus 2 pi n, इसको ओपन कर दें तो दिस इज e raised power j omega naught n multiplied by e raised to the power j 2 pi n, which is equal to e raised to the power j omega naught n. क्यों कि e raised power j 2 pi n where n is integer, which is equal to by Euler's identity cos of 2 pi n plus j sine of 2 pi n. By Euler's identity we say e raised power j 2 pi n is always equal to 1. Always equal to 1 इसलिए कि by default n represents the integer number or discrete set of values. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट and signal with a frequency omega naught plus 2 pi, they are same in case of discrete time complex exponential, when in case of continuous time these signals are different. अगर आप discrete में इसको देख लें, e raised power j 2 pi यहाँ पे t आएगा continuous में, so e raised power j 2 pi t is not always equal to 1, सिर्फ ये उस केस में 1 होगा जब यहाँ पे आप t की वैल्यू को इंटीजर नंबर्स लेंगे। क्लियर, यस सर। ठीक है, तो कौन डिस्क्रीट के केस में अगर दो सिग्नल्स आप लेते हैं विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, सो दे विल रिजल्ट इन अ सिमिलर सिग्नल। यही काम हमने अभी मैटलैब में भी किया था कि एक सिग्नल लिया था x1 विद अ फ्रीक्वेंसी 0n और x5 हमने लिया था विद अ फ्रीक्वेंसी 2 पाई n। तो बेसिकली इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, एक की फ्रीक्वेंसी 0 है ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0 और दूसरे की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई, and from the graphical results we see that both results are similar. हेलो, मैं एक सेकेंड के लिए आउट हो गया था। सो हेयर एक डिफरेंस आपके पास क्या है, जो हमने ऊपर लिखा था, द लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा द हायर इज द रेट ऑफ ऑसिलेशन इन द सिग्नल, दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूस केस e raised power j omega naught t, where in case of discrete we say it repeats after every 2 pi। और दूसरा क्या है, e raised power j omega naught t is periodic for any value of omega naught, जबकि डिस्क्रीट के केस में e raised power j omega naught n will be periodic for only those values of omega naught in which we say omega naught equals to, सॉरी, जिसके लिए आपके पास रिजल्टेंट फंडामेंटल पीरियड इंटीजर वैल्यू आएगी। लाइक से अगर इसी पॉइंट को मैं मैटलैब में क्लियर कर दूं,
मैटलैब में इसको मैं इस तरह क्लियर करता हूँ कि अगर मैं एक सिग्नल लूँ, लेट्स से t इज इक्वल टू -3 to +3, and let's say I call x1 as cos of 2t. ठीक है, तो continuous के केस में this will be a periodic signal, and let's say plot t comma x1. If I say, let's say subplot, similarly consider another signal x2, same cause of 2n in discrete. अगर आप इन दोनों को प्लॉट करें, तो आपको क्या लगता है सिग्नल्स दोनों पीरियोडिक होंगे? सर जी, सर फोरियर सीरीज बनाने के लिए सिग्नल्स का पीरियोडिक होना क्यों ज़रूरी होता है? बस फोरियर सीरीज डिफाइंड है सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए. फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल्स वी डिफाइन द टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर सीरीज का जब भी टर्म यूज होगा, क्योंकि सिग्नल आपके पास पीरियोडिक भी हो सकता है, ए पीरियोडिक भी हो सकता है. अगर आपके पास सिग्नल पीरियोडिक है तो उसके लिए जो यूज होगा टर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दैट इज फोरियर सीरीज. और ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में टर्म यूज होगा, वी जनरली से इट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म. क्लियर? सही. सर इसमें क्या डिफरेंस होता है उसमें ट्रांसफॉर्म और सीरीज? फोरियर सीरीज डिफाइंड है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए. अगर आपने पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करना है तो उसके एनालिसिस के लिए जो टर्म यूज होगा दैट विल बी अ फोरियर सीरीज. और अगर आपने ए पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करना है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में टर्म यूज होगा दैट विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म. अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि वी से x1 इज cos of 2t and x2 is cos of 2n. दे आर बोथ, बाज़ाहिर तो यही लगता है कि cos सिग्नल्स है तो दोनों पीरियोडिक होंगे, लेकिन इफ यू प्लॉट देम, अगर आप इनकी फिगर्स को देखें तो आपको पीरियोडिसिटी कहीं पे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तो पीरियोडिक है बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज ए पीरियोडिक. ठीक, कि जो वैल्यू आपको ज़ीरो पे मिल रही है वही वैल्यू रिपीट होके आपको कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिल रहा है इस फिगर में कि जो आपको बताए कि दिस इज पीरियोडिक. इवन इफ आई से लेट्स से इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल्स, यहाँ पे आपको पीरियोडिक क्यों नहीं मिल रहा डिस्क्रीट के केस में? पाई होना चाहिए सर. इसमें मतलब अगर आप सादा अल्फाज में कहें तो ये देयर मस्ट बी सम सिग्नल विद पाई. ठीक है, और जनरली यहाँ पे हमने क्या सिग्नल लिया, एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू कॉज ऑफ 3n. यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड कैसे फाइंड करते हैं? फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई a
डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट। यहाँ से क्या आएगा 2 पाई के डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है पे है। तो यहाँ पे हमारे पास k की कोई भी ऐसी इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारे पास कैपिटल N इंटीजर आए। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू 3 भी ले लें तो दिस विल बी 2 पाई। यहाँ पे जब पाई का मल्टीपल आ रहा है n के उसमें, this can never result in the integer value for n। क्लियर है? ये पहले हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं पीरियोडिसिटी में। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस हम क्या कहते हैं, a signal is periodic for, यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी थी x of j omega t is periodic for any value of omega naught, or x of e raised to power j omega naught n is not periodic for any value of omega naught. So shortly we say that signals with a frequency omega naught and omega naught plus 2 pi are same frequency signals in case of discrete time. So discrete time signal is not only periodic in time domain, but they are also periodic in frequency domain with a fundamental period of 2 pi. इसको अगर मैं further summarize कर दूं तो we say continuous time signal is in frequency domain are defined for the entire frequency range, that is magnitude of omega is greater than 0 and less than infinity. Whereas in the discrete time, due to the periodicity property of discrete times exponential signals, the frequency range is defined only for a 2 pi interval. अब 2 pi interval को अगर आप लें omega between 0 and 2 pi और omega between minus pi and plus pi। अब इसी को further एक सिग्नल मैंने लिया cos of 2 by 3 pi n। अब मैं इस फ्रिक्वेंसी को रिप्लेस कर देता हूँ प्लस 2 पाई एन से। तो इसे cos of 2 by 3 pi plus 2 pi into n which is equal to cos of 2 by 3 pi n plus 2 pi n। अब यहाँ पे n बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू है। cos में आप 2 pi का शिफ्ट करें, 4 pi का शिफ्ट करें, 6 pi का शिफ्ट करें, the resultant signal will be same which is equal to cos of 2 by 3 pi n। So in short we say in discrete time a signal with a frequency omega and omega plus 2 pi they are same, जबकि continuous के केस में they are different signals। अब frequency is basically related with the term rate of oscillation। ठीक, तो अब rate of oscillation हमने ग्राफिकली उसको देख लिए कि फिगर में आपको क्या कहता है कि rate of oscillation is for discrete time case it is maximum at omega naught is equal to pi। As we continue to increase omega naught, decrease the rate of oscillation until we reach omega naught is equal to 2 pi, which again produces the same constant sequence as omega naught is equal to 0। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस 2 पाई, सो फ्रॉम 0 टू 2 पाई या फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैसे कहेंगे और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैसे कहेंगे। So therefore we say the low frequency that is slowly varying, जिसमें वेरिएशन जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। So discrete time exponentials have values of frequency omega naught near 0, 2 pi and any other even multiple of 2 pi, that is omega naught equals to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. They represent the low frequencies in case of discrete time signals frequency domain mein, while the high frequencies that correspond to the rapid variations are located near omega naught equals to plus minus pi, ठीक है, we say omega equals to pi and other odd multiples of pi, that is omega naught equals to pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi and so on।
क्लियर? किसी को क्वेश्चन है इसमें? हेलो सर मीन्स के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम 0 to 2 पाई या -π to π इंटीग्रेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज वी से इट इज़ पीरियोडिक एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन डिस्क्रीट टाइम में या डिजिटल सिस्टम में इसलिए प्रेफर्ड है कि आपके पास फ्रिक्वेंसी डिफाइंड है फ्रॉम -π to +π, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता फ्रिक्वेंसी रेंज। जबकि कॉन्टीन्यूस के केस में आपके पास जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। और ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होता है व्हेन वी गो फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिग्नल, कि आप टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, you go for the digital processing and then you come convert back to the time domain। तो अगर आप continuous time signal को directly convert करें frequency domain में, फिर processing के बाद जब आप उसको reconstruct करते हैं time domain में, तो the original signal cannot be reconstructed। जो कि previous class में convergence शायद हमने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें एक था गिब्स phenomena, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं जो आपको मिले थे, तो उसमें क्लियर है कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, तो आपके पास जो एजेस हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उन पे आपको डिस्टॉर्शंस मिलती हैं। वेयर इज इफ यू कंसिडर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड आफ्टर द डिजिटल प्रोसेसिंग इफ यू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल, तो आपको वही सिग्नल एज इट इज रिकंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, जो कि आपकी अगली लैब भी है, तो उसमें और चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कॉन्टीन्यूस के केस में अगर आप सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको उसमें डिस्टॉर्शन मिलेंगी, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वी कैन एग्जैक्टली रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। So that's why we are more preferring discrete time signal processing और digital processing, कि आप continuous time signal को पहले discrete signal में convert करें, then go for processing in the discrete domain, then again convert that into the time domain signal। तो जो आपके पास information है उसका loss कोई नहीं होता। ठीक, अब इसी को एक एग्जांपल दूसरी है कि e raised power j pi n। अब e raised power j pi n can be written as e raised power j pi whole power n। अब e raised power j pi किसके इक्वल है? cos pi plus j sin pi। cos pi is -1 and sin pi is 0, which is equal to -1 power n। अब n क्या चीज़ है यहाँ पे? इंटीजर है, तो n की वैल्यू प्लस होगी तो दिस विल बी अ means n is odd, this results in a negative value, and if n is even, this results in a positive value। So we say this signal oscillates rapidly, that is changing sign at each point in time। So we say that the rate of oscillation is maximum at omega is equal to pi and odd multiples of pi। So the signal is referred to as the high frequency signal, and the rate of oscillation is minimum at omega is equal to 0 and even multiples of pi। So we say that the signal is referred to as the low frequency signal। ठीक, इन शॉर्ट डिस्क्रीट टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में और कॉन्टिन्यूस टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में द डिफरेंस इज दैट in time domain continuous time exponential signal is periodic for every value of omega, where the discrete time complex exponential is not periodic for every value of omega। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि continuous time में frequency range is defined from 0 to infinity, where in case of discrete frequency range is defined from only 2 pi interval। ठीक,
तो high frequencies in discrete case are near pi and odd multiples of pi, and high frequencies are around 0 and even multiples of pi. अब shortly अगर मैं आपसे ये कहूँ, just as a rough question in with reference to this thing, अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेंज है है with frequencies, please एक दोबारा ऑप्शन बताएं सर फ्रीक्वेंसी रेंज सॉरी सर फ्रीक्वेंसी क्या कह रहे हैं? सर फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी रेंज कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए फ्रॉम 0 to infinity, whereas in case of discrete time signal it ranges from minus pi to plus pi. अब लेट्स से आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 3 7 पाई 9 पाई, इस सेट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 9 पाई 9 पाई दोनों सिग्नल्स के लिए, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज फॉर डिस्क्रीट। यस सर। सर फिर कंटिन्यूस के लिए होगी। कॉन्टिन्यूस के लिए आपके पास 9 पाई इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जबकि डिस्क्रीट के लिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7 and 9 both, because in case of discrete 7 pi and 9 pi are considered as same frequencies. ठीक है, अगर से यहाँ पे एक और टर्म इंटर कर दें 4 पाई, कॉन्टिन्यूस के केस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 0, जबकि डिस्क्रीट के केस में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सेट में कौन सी है? 4 पाई 4 पाई और 0 4 पाई एंड 0 दोनों, because they result in the same signal, because their frequencies are same. बाजार तो different लग रही है कि omega is equal to 0 and omega is equal to 4 pi. So in frequency domain we say discrete time signal in frequency domain repeats after every 2 pi interval. तो डिस्क्रीट सिग्नल को अगर आपने एनालाइज करना है, तो उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना है, तो उसके एनालिसिस के लिए an interval of 2 pi is more than enough. Where in case of continuous time signal, for the analysis you need to define the entire spectrum from 0 to infinity. ये चीज़ें इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी when we will be discussing Fourier transform. So now come back to the previous lecture. वो क्या था? Fourier series represented. सर डिस्क्रीट में वो जो आपने एग्जांपल लिखी थी उसमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके लिए थी? नियर टू 0 थी। जी डिस्क्रीट के केस में जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0 एंड even multiples of 2 pi, या जो 0 के जितना करीब होगा उसको हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? विच आर अराउंड सॉरी मैं एक मिनट के लिए आउट होता। तो इन सिंप्लीफाई अगर इस चीज़ को कर दें कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल आर पीरियोडिक इन टाइम डोमेन ओनली, continuous time signals are aperiodic in frequency domain. ठीक है, जबकि discrete time signal can be periodic in time domain, चाहे उसकी जो भी वैल्यू है, but in frequency domain they are periodic with a fixed period of 2 pi interval. Means omega is equal to 0 to 2 पाई कहें, या फ्रॉम माइनस पाई टू 2 पाई, माइनस पाई से प्लस पाई कहें, या कोई भी इंटरवल नहीं,
क्लियर है आप चीज? यस सर। देखिए दो डोमेन्स है, एक टाइम डोमेन है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डोमेन में जो आपके पास सिग्नल है x of t या x of n, they can be periodic, they can be aperiodic, whereas in frequency domain जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म है या फ्रीक्वेंसी डोमेन है, दिस इज aperiodic, where in case of Fourier transform या frequency domain of discrete time signal is always periodic with a period 2 pi. ठीक, now come back to the previous lecture, continuation है, उसमें क्या था? Fourier series representation of continuous time periodic signal. Now we say Fourier series representation of discrete time periodic signals. So as we know, the continuous time periodic signal की जो equation थी, that is given as x of t summation k a k z raised to power j k omega naught t, and the corresponding Fourier series coefficients were given by a k as 1 over t integration with reference to one time period. अब बाज़ जगहों पे आपको 0 से t मिलेगा इंटीग्रल के लिमिट, and few books you will find minus t by 2 to plus t by 2, or whatever we say, generally it is for one time period. x of t e raised to power minus j k omega naught t dt. तो अगर आप इसको with reference to time integrate कर दें तो you are left, जो resultant आएगा it will be a function of k. Now we say that the Fourier series representation of discrete time signal x of n is given by the synthesis equation, which is x of n summation k equals to n a k's e raised to the power j k omega naught n. ठीक, यहाँ पे हम n क्यों ले रहे हैं k की लिमिट्स, जबकि कॉन्टिन्यूस में अगर आप देखें तो k की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं k इक्वल्स टू वन टाइम पीरियड into a k e raised to power j k omega naught n, and similarly the coefficients a k's are 1 over n summation k equals to n x of n e raised to power j k omega naught n. प्लीज यहाँ पे एक साइन मिसिंग है, in case of coefficients this is e raised to the power minus j k omega naught n. कोई डिफरेंस बता सकते हैं इन दो इक्वेशंस में? x of t में लिमिट्स है k की फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू plus infinity. In case of discrete time, x of n is defined for k equals to n, means one time period. Anyone can give this reason? सर अगर हम एनालिसिस करते हैं डिस्क्रीट टाइम के लिए तो इसमें जो तमाम तर चीज़ें हैं वो हम एक टाइम पीरियड से मालूम कर सकते हैं, और जो कंटिन्यूस टाइम है उसके लिए फिर तो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। जी, इसमें रीज़न क्या है कि जो आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है विद रेफरेंस टू फोरियर सीरीज, इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर वन टाइम पीरियड। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बाद में आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम ए केस आर सेम एज ए केस प्लस n. इस प्रॉपर्टी को कोई जस्टिफाई करेगा कि why we say a k's are same as ये प्रॉपर्टी समझ लें तो फिर आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है? a k's are same as a k प्लस n। इसका क्या रीज़न है? सर क्योंकि वो 2 पाई का जो पीरियड होता है वो जो हम एक पीरियड लेते हैं ना उसमें तो सब सेम रहता है, तो उसके आगे जितने भी उसके पीरियड होंगे इसलिए वो जो n नंबर ऑफ पीरियड होंगे वो हम ऐड कर लेते हैं, वो सारे मतलब वो कोफिशिएंट जो होता है वो सब पीरियड के लिए सेम आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल रिपीट्स आफ्टर एवरी
2 पाई। तो अगर आप कोफिशिएंट्स लें तो बेसिकली कोफिशिएंट्स आर आल्सो इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। A1 का A0 का मतलब क्या होता है? डीसी कंपोनेंट। A1 का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, A2 मींस सेकंड हार्मोनिक, AK means kth harmonic component. So if we say a signal repeats in the frequency domain after every 2 pi, तो जो उसकी corresponding coefficients हैं they will also repeat, ठीक है। और उनका repetition का pattern क्या होगा? With reference to frequency we say they repeat after every 2 pi, but with reference to the harmonic components we say AKs will be same as AK plus N, where capital N represents the fundamental period. से अगर आपके पास एक सिग्नल है जो कि रिपीट हो रहा है आफ्टर एवरी 4 सैंपल्स, तो जो आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी, those frequencies will be same, ठीक है। So in case of discrete we say AKs are same as AK plus N। तो अगर आप कोफिशिएंट्स को एक टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर दें, से फ्रॉम -0 to n या फ्रॉम -n/2 to +n/2, we can define the entire frequency spectrum। जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में आपके पास जो कोफिशिएंट्स है they does not repeat, clear? So in case of discrete, we say the synthesis equation is represented as a summation k for one time period a k is e raised to power j k omega naught, and because of the property a k's are same as a k plus n, and a k's are given by 1 over n summation k for one period x of n e raised to power minus j k omega naught n। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, as we know that the discrete time signal repeats in time domain with a fundamental period n and also in frequency domain with omega is equal to 2 pi, ठीक। फिर इसके बाद ये periodicity property हो गई। Now we say there are properties of discrete time Fourier series। तो properties almost वही हैं जो कि previously थी। For properties of discrete time Fourier series, consult table number 3। Chapter 3 में जो table है that is properties of discrete time Fourier series। तो properties आपको मैं सारी यहीं से करा रहा हूँ, जो एक दो हैं उसको अलग से कर लेंगे। First, x of n is a signal which is periodic with a period n, ठीक है। And fundamental frequency फिर क्या बनेगी? omega naught is 2 pi by n। So x of n has the coefficients ak's, y of n has the coefficient bk's, and both are periodic with the fundamental period n। पहली प्रॉपर्टी क्या है? linearity। So a times x of n plus b times y of n, इनका जो resultant time domain signal बनेगा let's say z of n, उसके coefficients क्या होंगे? They will be a times the coefficients of the signal x of n plus b times the coefficients of the signal y of n, ठीक है। मीन्स अगर आपको इस जी क्या ए बी क्या कैपिटल ए बी कोई भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। मीन्स वो है ना, लिनियरिटी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज थी, एक समेशन है होमोजेनिटी और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? स्केलिंग और मल्टीप्लिकेशन। तो एक ऑप्शन तो आपके पास कोफिशिएंट्स फाइंड करने का यही है ना कि x ऑफ n को a से मल्टीप्लाई करें, y ऑफ n को b से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें। दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आए, then using the analysis equation that is 1 over n summation n z of n e raised to power minus j k omega naught n, उस इक्वेशन को यूज करें and find the coefficients of the resultant signal। Here we say that the coefficients of x of n and coefficients of y of n are known। So if we know the coefficients, directly use these coefficients to find the coefficients of the other signals, ठीक। बिकॉज हमने क्या कहा था कि every periodic signal is a made up of basic periodic signals।
तो जो भी बेसिक पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, अगर आपको उनके कोफिशिएंट्स नोन हैं, then you can use these coefficients to find the coefficients of any other periodic signal. So हर जगह पे analysis equation को use करना, से analysis equation क्या थी, this one, कि continuous time है तो we say 1 over t integral x of t raised power minus j k omega naught t, कि हर बार इसी equation को use करके coefficients find करना, it's a lengthy process. और discrete के लिए भी से a k's are equal to 1 over n summation x of n e raised power minus j k omega naught n. So all the time using these two equations to find the coefficients is a lengthy process या मुश्किल काम है जी, बार बार summation करें, बार बार integration करें. So as a shortcut we say only use their coefficients to find, or use properties to find the coefficients of other signals in terms of the coefficients of known signals. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, टाइम शिफ्टिंग. अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को शिफ्ट करेंगे तो उसके कोफिशिएंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो वी सेड फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट्स विल रिमेन सेम, ओनली देयर फेज विल चेंज ऑफ द डिफरेंट सिग्नल्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग. अब एक टाइम शिफ्टिंग है, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है. तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग we say coefficients, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग क्या है, द एनालिसिस इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, यहाँ पे माइनस मिसिंग है, 1 over n summation k x of n e raised power minus j k omega naught n. So here we say replace k by k minus m. So a k's will be 1 over n, यहाँ पे k minus m, a k minus m will be equal to 1 over n summation k. अगर आप इसको m यूनिट शिफ्ट कर भी देंगे कोफिशिएंट्स को, तो फंडामेंटल पीरियड विल रिमेन सेम. फंडामेंटल पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दिस विल बी x of n e raised to the power j, k is replaced by k minus m into omega naught n. इस एक्सपोनेंशियल को अलग कर दें तो इसे e raised to the power j k omega naught n e raised to the power minus j m omega naught n. Or we can rewrite this as e raised to the power minus j m omega naught n into x of n and then e raised to the power j k omega naught n. So agar a k's are the coefficients of x of n, then a k minus m are the coefficients of signal e raised to the power minus j m omega naught n into x of n. Again x of n का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दे विल बी शिफ्टेड इन टाइम डोमेन. फिर कॉन्जुगेशन में भी बताता हूँ. टाइम रिवर्सल क्या है, x ऑफ माइनस n की कोफिशिएंट्स क्या होंगे, a माइनस के, देयर कोफिशिएंट्स आर आल्सो रिवर्स्ड. ठीक, टाइम स्केलिंग को फिलहाल छोड़ दें. पीरियोडिक कन्वोल्यूशन इज सिंपली if the signals are convolved in time domain, then we say they are multiplied in frequency domain. This equation is basically x of n convolved with y of n. तो इसके coefficients क्या होंगे, they are n times multiplication of the coefficients, that is a k is multiplied by b k. Similarly we say if the coefficient signals are multiplied in time domain, then they are convolved in frequency domain. तो ये convolution है basically a k is convolved with b k, which will be equal to summation l a l into b of k minus l. Then first difference, अब first difference क्या है, x of n की coefficients हैं a k's. Then from time shifting property x of n minus n naught के coefficients क्या हैं, e raised to the power minus j k omega naught n naught into a k. अब LTI सिस्टम है तो इसे यूजिंग linearity property. अच्छा, कॉन्टिन्यूस में हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंशियल. डिस्क्रीट में उसी का इक्विवेलेंट क्या है,
कोई बताएगा? हेलो, किस चीज़ को सर? कॉन्टिन्यूस के केस में हम यूज करते हैं ना टर्म डेरिवेटिव, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। तो डिस्क्रीट टाइम के केस में हम डेरिवेटिव का अल्टरनेट क्या होगा डिस्क्रीट सिस्टम में? नहीं, कॉन्टिन्यूस में डेरिवेटिव लेते हैं ना रेट ऑफ डिफरेंस ही चेंज। होगा। देखिए कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस ही होगा ना। डिफरेंस होगा डिस्क्रीट में। कॉन्टिन्यूस में हम कहते हैं ना रेट ऑफ चेंज, स्लोप क्या है, एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो उसका स्लोप क्या है, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस टाइम, दैट्स व्हाई वी से इट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसका कर्व क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है। When in case of discrete we say only 2 points are defined, तो उन 2 पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड ऑफ डेरिवेटिव तो है नहीं डिस्क्रीट में, तो we say it is the difference. Clear? So here we say x of n is the coefficients a case, and from time shifting property we say x of n minus n naught के coefficients क्या होंगे, e raised to power minus j k omega naught n naught a case. Now using linearity property means we say take their difference, x of n minus n naught, which will be equal to coefficients क्या हो जाएंगे, a k minus e raised to power minus j k omega naught n naught a k, or we can rewrite this as a k is common ले लें तो we are left with 1 minus e raised to power minus j k omega naught n naught into a k. Now for the first difference equation we say put n naught is equal to 1. ठीक, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, करंट पॉइंट x ऑफ n माइनस द प्रीवियस पॉइंट। डिफरेंशियल में भी यही चीज होती है ना, रेट ऑफ चेंज dy by dt, दैट इज बेसिकली y2 minus y1 divided by x2 minus x1। कुछ याद आ रहा है? डिफरेंशियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, करंट पॉइंट माइनस द प्रीवियस पॉइंट, that gives you the rate of change। ठीक, तो यहाँ पे करंट पॉइंट क्या है, x of n। तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए we say 2 consecutive points। कौन से consecutive points, करंट पॉइंट माइनस द प्रीवियस पॉइंट। तो अगर x of n पीरियोडिक है तो उसको आप एक यूनिट शिफ्ट कर दें, x of n minus 1, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक। तो इनको जो डिफरेंस आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक, so x of n minus x of n minus 1, so we consider the current point as well as the previous point। मैं यहाँ पे एक, मुझे कोई बता सकता है मैं यहाँ पे x of n plus 1 क्यों नहीं लेता instead of x minus n minus 1? इसी इक्वेशन में मैं अगर 2 पॉइंट्स क्या लूँ, x of n और x of n plus 1, इसमें क्या फ़र्क होगा? सर n+1 जो बाद में आएगा वो पॉइंट है। सर वो फ्यूचर वैल्यू बाय बुक ले सकता हूँ कि नहीं? प्रीवियस पॉइंट जब फ्यूचर वैल्यू होगी वो बाद, जब वो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो हमारे पास करंट पॉइंट बन जाएगा ना? नहीं, अगर से इसको इंस्टेड ऑफ x में y कर दूं, y एंड y ऑफ n plus 1, फिर सर रेट ऑफ चेंज हमारे पास मतलब करंट और प्रीवियस वैल्यू का हम फाइंड कर सकते हैं ना, फ्यूचर का तो नहीं फाइंड करेंगे। तो अगर आप फ्यूचर के साथ करेंगे तो उसका सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, तो उसका रीज़न हमने पढ़ा हुआ है ना, विद रेफरेंस टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूएशन होंगी? causal system। causal system क्या था, in which the output of system depends on the present and or previous values। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं x of n plus 1, तो इसका मतलब क्या है कि हम करंट वैल्यू ले रहे हैं और उसके
बाद वाली वैल्यू ले रहे हैं, सो विच मेक्स द सिस्टम नॉन कॉजल, ठीक है। सो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द करंट वैल्यूज एंड previous values because our system must be causal. नॉन कॉजल सिस्टम आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डिज़ाइन करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि आप ऐसा रोबोट बनाएं फ्यूचर में कि जो कि खुद से डिसीजंस ले सके, अपनी मर्जी से वो फ्यूचर खुद डिफाइन करे अपना कि मैंने मुस्तकबिल में क्या करना है, ठीक। सो फर्स्ट डिफरेंस जी क्या नहीं हुआ, ऐसे बंद तो गए हैं ना, लेकिन उस पर काम तो चल रहा है कि जी आप ऐसे रोबोट्स बनाएं कि जो कि खुद डिसीजन ले सकें। और अगर हम इसको प्रोग्राम करें कि सुबह आप नाश्ता बनाए तो कल जब आप नेक्स्ट डे प्रोग्राम नहीं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना सर इंजीनियर है तो ऐसे रोबोट की जरूरत नहीं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो नाश्ता बना रहे हैं, मीन्स आपने पहले से उसमें डाटा एंटर किया हुआ है उसकी मेमोरी में कि आपने इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, लेकिन आप रोबोट भागने का क्या करें? आप ऐसा रोबोट बनाए ना जो इंसानों की तरह काम करे, ये नहीं सर मिजाइल फिर अच्छा है तो नहीं हो सकता ना, इंसान ऐसी चीज नहीं बना सकता, ठीक है। कि जिस तरह आप इंसान खुद है उसमें तो सलाहियत अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। उसको आप चारपाई पे बैठाएंगे छोटे बच्चे को, वो खुद उतरना सीखेगा, आप ना भी सिखाएं तो जंप लगाना वो खुद सीखेगा, आप उसे छोटी जंप सिखाएंगे हाई जंप वो खुद लगाएगा, लेकिन रोबोट को आप जो कहेंगे वो वही करेगा। Shortly we say first difference is represented by, first difference is basically the equivalent of the derivative, ठीक है। अगर आप सेकेंड डिफरेंस कहेंगे तो उसमें आपके पास दो से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, इन दैट केस वी विल से x ऑफ n माइनस 1 है तो फिर उसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा x ऑफ n माइनस 2 या x ऑफ n माइनस 3, clear? The conjugation and conjugate symmetry is again the same as it was for discontinuous time system. क्या था, if x of n is a real signal then x of, इसके टॉपिक के बाद फिर ब्रेक लेते हैं छोटी सी। If x of n is a real signal then x of n is equal to x of n conjugate, तो फिर उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स क्या होंगे, they will be a k's are same as a minus k conjugate, ये प्रीवियस क्लास में हमने किया था। Then we consider three different options. If x of n is real and even then AKs are also real and even, so it means AKs are equal to AK conjugate. Then second was that x of n is real and odd, then AKs are same as minus times AK minus K. अब अगर AKs complex function complex number है तो एक ये इक्वेशन तभी जस्टिफाई होगी when the coefficients are purely imaginary as well as they are odd. अब थर्ड एक चीज जो लास्ट क्लास में शायद हम नहीं पढ़ सके थे, दैट इज even odd decomposition of the signal. So as we know that every signal is a combination of even and odd signals. I mean कोई भी सिग्नल है x of n है या x of t है, एक उसका even पार्ट होगा, दूसरा उसका odd पार्ट होगा। अगर odd पार्ट 0 है तो we say it is even signal, उसका even पार्ट 0 है तो we say it is odd signal। अब अगर वो ना even है ना odd है तो उसमें फिर दोनों आप डिकम्पोज कर सकते हैं, even और odd को। इक्वेशन किसी को याद है, even of x of n is equal to 0.2 into x of t plus x 0.5 0.5 1 by 2 1 by 2 0.5, even of x is 0.5 या 1 by 2 into what, x of t x of n plus x of minus n x of minus n, ठीक है। बेसिकली 0.5 कहीं 1 by 2 दे आर सेम। सिमिलरली ऑड पार्ट किसकी इक्वल है,
0.5 into x of n minus x of minus n. minus x of minus n. अब अगर आपसे कहा जाता है कि इवन और ऑड पार्ट के फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करें, प्रोसेस क्या कहते हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, एक्स ऑफ एन जो गिवन है उसको इन्वर्स करें, जो रिजल्ट आए उन दोनों को ऐड करें, फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करें, फिर जो रिजल्ट आए रिजल्टेंट पीरियोडिक सिग्नल आए उसकी कोफिशिएंट्स फाइंड करें। ठीक है, दैट इज अगेन अ लेंथी प्रोसेस। नाउ वी से इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म Fourier series coefficients can be written as AKs are real part of AK plus J times imaginary part. Okay. Now we call this equation number 1 and the second equation as equation number 2. So we say take Fourier transform of equation number 1. Equation number 1 का Fourier transform क्या होगा? Fourier transform of x of n will be equal to Fourier transform of the even part plus Fourier transform of the odd part. ठीक है, sorry Fourier series, Fourier transform नहीं, taking Fourier series. ठीक है, x of n के जो Fourier series coefficients हैं they are then defined by AKs. ठीक, and the Fourier series coefficients of the even part plus the Fourier series coefficients of the odd part. अब ऊपर की डिस्कशन से हमने क्या कहा था कि अगर सिग्नल इवन हो तो उसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? दे आर रियल एंड इवन। ठीक है, दिस इक्वेशन कोफिशिएंट्स आर रियल एंड इवन। Similarly, if x of n is real and odd, then its coefficients are purely imaginary and odd. तो अगर आप इक्वेशन 1 के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ने, so AKs will be then equal to the Fourier series coefficients of the even part plus the Fourier series coefficients of odd part. Now by comparing 1 and 2 we can say that what are the Fourier series coefficients of the even part of x? They are basically the real part of AKs. Take. And similarly the Fourier coefficients of the odd part of the signal are equal to J times the imaginary part of AK. प्रॉपर्टी शॉर्टली क्या कहती है कि अगर आपको x of n के कोफिशिएंट्स पता हो, AKs हैं, and you are supposed to find the Fourier series coefficients of even part and the Fourier series coefficients of odd part, तो आप डायरेक्टली कोफिशिएंट्स को यूज कर सकते हैं। आप कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करें इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो एक उसका रियल पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा? j टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल ऑफ ए केज हैं दे बेसिकली रिप्रेजेंट द Fourier coefficients of the even part of the function, and j times imaginary of AK represents the Fourier series coefficients of the odd part. So again, properties are basically used as the shortcut. ठीक है, अगर हमारे पास पहले से सिग्नल इवन हो तो अगर आप उसमें से तो फिर अगर आप सिग्नल इवन होगा और आप उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे तो वो आपके पास रियल ही आएंगे, उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा, उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा। तो अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इवन फंक्शन विल बी रियल पार्ट ऑफ दिस टर्म और उसका ऑड ऑटोमेटिकली आपके पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये किस तरह में शॉर्टकट दे रहा है? शॉर्टकट आपको तब दे रहा है कि सिग्नल ना इवन है ना ऑड है, वो दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, सिग्नल ना इवन है ना ऑड है। ठीक, ये उस केस के लिए। अगर सिग्नल ऑलरेडी हम कहते हैं ना कि रियल और इवन है तो फिर तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि ए काइज आर इक्वल टू ए के कॉन्जुगेट। अगर सिग्नल रियल और ऑड है तो उसकी ये प्रॉपर्टी गिवन है, केज आर सेम एज
minus a of minus k. Means coefficients are purely imaginary and odd. Coefficients are purely real and even. Clear? ये क्वेश्चन सर उस किसी केस में ग्राफ या उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है या ना इवन है ना ऑड है? इवन है या ऑड है? इवन की क्या प्रॉपर्टी थी? हम क्या कहते हैं सिग्नल कब इवन होगा? उसमें हम माइनस एक्सपोर्ट करें वो x हमें of n, if x of n is equal to x of minus n, तो अगर आपका सिग्नल इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है तो वी से दैट द सिग्नल इज एन इवन फंक्शन या इवन सिग्नल. सर सिमिलरली ये तो आउटपुट ठीक है, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ ना. ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा? ग्राफ अगर में ग्राफ आप यही काम आप ग्राफ में करेंगे ना? जी ठीक है, ग्राफ में आप कैसे करेंगे यही काम? सर कि उसका जो इनपुट है n इज इक्वल टू प्लस वन पे वैल्यू एम्पलीट्यूड देखें क्या है और n इज इक्वल टू माइनस वन पे एम्पलीट्यूड देखें क्या है. ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस टू पे चेक करें, n इज इक्वल टू प्लस टू पे चेक करें. एंड सिमिलरली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n प्लस माइनस दोनों. अगर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है जिस तरह हम कहते हैं कॉस फंक्शन है, ठीक है, सो देन वी से इट इज इवन. से यहाँ पे कौन सा था? अगर मैं इसको प्लॉट करके यहाँ से कोई से ये एग्जांपल है. अब ये इवन है क्या ऑड है? जी n इज इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड, सॉरी 0 को छोड़ दें, इधर माइनस वन पे भी माइनस वन एम्पलीट्यूड है. n इज इक्वल टू प्लस वन हो तब भी एम्पलीट्यूड माइनस वन है. n इज इक्वल टू माइनस टू पे एम्पलीट्यूड प्लस वन है. n इज इक्वल टू प्लस टू पे एम्पलीट्यूड प्लस वन है. ठीक है, तो अगर आप इस पूरे ग्राफ को देख लें, n अगर इवन है तो एम्पलीट्यूड प्लस वन है, n अगर ऑड है तो एम्पलीट्यूड माइनस वन है. सो इस सिग्नल को हम यहाँ फिगर से देख के कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स इवन सिग्नल. ठीक, सेम इज ट्रू इन दिस केस. ये जो ऊपर वाली फिगर है, n इज इक्वल टू 0 पे आपको 1 मिल रहा है. ठीक है, n इज इक्वल टू माइनस वन पे भी 0 है, n इज इक्वल टू प्लस वन पे भी 0 है. n इज इक्वल टू प्लस टू पे एम्पलीट्यूड माइनस वन है, n इज इक्वल टू माइनस टू पे एम्पलीट्यूड माइनस वन है. n इज इक्वल टू 4 पे एम्पलीट्यूड प्लस वन है, n इज इक्वल टू माइनस 4 पे एम्पलीट्यूड प्लस वन है. ठीक, देन वी से दिस इज इवन सिग्नल. अब यहाँ पे क्या होता कि जो वैल्यू n इज इक्वल टू प्लस वन पे है, ठीक है, उसका नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके अगर वही एम्पलीट्यूड आपको मिलता n इज इक्वल टू माइनस वन पे, फिर हम क्या कहते हैं कि सिग्नल आपके पास ऑड है. क्लियर? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फोरियर सीरीज एंड एलटीआई सिस्टम्स. ब्रेक लें कितनी देर की? 12 बजे तक कंप्लीट करें सर. कंप्लीट नहीं, इसके बाद दूसरा लेक्चर भी है, ये तो एक ही चल रहा है. सर एक ही लेक्चर होगा सर. नहीं, नेक्स्ट वीक ब्रेक ले लेते हैं. जी ब्रेक नहीं लेते? ब्रेक ले लेना, 12 बजे वापस आना. चाय सर लेक्चर जी जी सर स्टार्ट